हेलो स्टूडेंट्स, O2S एकेडमी की डी रॉ सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने HS एग्ज़ाम के लिए पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर करना शुरू किया था। तो यहाँ पर हमने आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को सबसे पहले कवर करना शुरू किया था। तो आज आपका आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HS एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम हर एक अलग अलग सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर करवाते हैं और इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक GK को भी कवर करवाते हैं। तो आप जाकर इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से। अब अगर मैं बासव जयंती के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो वो किसकी याद में मनाई जाती है, तो जो बासवेश्वर हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, कर्नाटका वाले रीजन में इनका बेसिकली बर्थ हुआ था वहीं पे ही। और ये दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। एक है कि इन्होंने लिंगायत सेक्ट को फाउंड आउट किया था और दूसरा है कि इन्होंने अनुभाव मंटप का कंसेप्ट दिया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिंगायत सेक्ट के बारे में। ये एक ऐसा सेक्ट है जो कि बासवेश्वर जी ने शुरू किया था। इसके अंदर जो भी लोग हैं वो शिवजी की एक फॉर्म को, दैट इज़ शिवलिंग को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसके अलावा वो अपने गले में एक अलग से ही शिवलिंग को भी पहनते हैं। दूसरा कंसेप्ट है इनका अनुभाव मंटप का। अनुभाव मंटप का मतलब ये है कि ये एक ऐसी टाइप ऑफ पार्लियामेंट है जिसके अंदर लोग आकर अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग रिलीजियस इश्यूज़ हो गए, सोशल इश्यूज़ हो गए, कल्चरल इश्यूज़ हो गए, उन सारी चीज़ों के बारे में इस पार्लियामेंट के अंदर, जिसको हम अनुभाव मंटप के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंदर आकर डिस्कस करेंगे। तो ये कंसेप्ट जो है बासवेश्वर जी ने शुरू किया था, जो कि 12th सेंचुरी के अराउंड कर्नाटका वाले रीजन में आपको देखने को मिले थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राखीगढ़ी साइट के बारे में, जिसकी अगेन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक्सकेवेशंस करता रहता है और यहाँ पे अलग अलग नई नई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर मैं यहाँ पे राखीगढ़ी के बारे में बात करूँ तो हरियाणा के हिसार वाले रीजन में ये साइट लाई करती है, जो कि हड़प्पन साइट है। अब हड़प्पन साइट का मतलब ये है कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो उसके अंदर जो सबसे पहला टाउन जो यहाँ पर डिस्कवर हुआ था, दैट इज़ हड़प्पा, जो आज के पाकिस्तान में लाई करता है। तो इस वजह से इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रख दिया गया है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर अलग अलग साइट्स जो हैं वो देखने को मिली। अगेन एक साइट थी राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार वाले रीजन में देखने को मिली, और रिसेंटली इसकी जो एक्सकेवेशन हुई है तो यहाँ पर राखीगढ़ी साइट के अंदर ये देखने को मिला कि यहाँ पर एक ज्वेलरी फैक्ट्री भी होती थी। और यहाँ पे जितनी भी एक्सकेवेशन हुई हैं उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है दैट इज़ राखीगढ़ी, और उसके बाद गुजरात की धौलावीरा आती है। राखीगढ़ी साइट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे प्री हड़प्पन फेज़ एंड पोस्ट हड़प्पन फेज़ की जो एक्सकेवेशन है वो तीनों की तीनों यहाँ देखने को मिलेगी। किसने शुरू की थी इसकी एक्सकेवेशन? तो अमरेंद्र नाथ जी ने शुरू करी थी। इसके अलावा आपको राखीगढ़ी साइट के अंदर बहुत अच्छा ड्रेनेज पैटर्न जो है वो यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग ब्रिक्स, ईंटें देखने को मिली, जो कि कच्ची ईंटें भी थी और मड ब्रिक्स जिसको कहते हैं हम। इसके अलावा बर्न्ट ब्रिक्स भी देखने को मिली। अदर दैन दिस यहाँ पे राखीगढ़ी साइट के अंदर अलग अलग स्केलेटन्स देखने को मिले, जिसके DNA सैंपल्स को लिया जाता है और यहाँ से उन DNA सैंपल से पता लगाया जाता है कि बेसिकली ये कैसी कैसी जैसे डाइट फॉलो करते थे, तो उन सब चीज़ों के बारे में उस DNA सैंपल से पता लगाया जा सकता है। इवन यहाँ पे राखीगढ़ी साइट के बारे में ये भी पता लगाया कि उनके DNA सैंपल से ये पता लगाया गया कि इनका जो ओरिजिन है वो इंडिपेंडेंट है, ये कहीं से आकर बसे हुए लोग नहीं थे। यहाँ पे इनका जो ओरिजिन हुआ था वो यहाँ का खुद का ओरिजिन था, क्योंकि पहले ये थ्योरी मानी जाती थी ना कि यहाँ पे हड़प्पा के साइट के अंदर जो लोग आए हैं तो ये माना जाता था कि एशिया का जो सेंट्रल वाला रीजन है वहाँ से माइग्रेट कर कर यहाँ पर आए हैं। लेकिन इस DNA सैंपल से जो भी एक्सकेवेशन देखने को मिली है तो उसने इस थ्योरी को निगेट कर दिया है। दैट मीन्स ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई है। तो आपने राखीगढ़ी साइट के बारे में अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि HCS एग्जाम के अंदर ऑफकोर्स हरियाणा के अंदर ये साइट लाई करती है, इस वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तमिलनाडु के अंदर भी कार्बन डेटिंग हुई और यहाँ पे इस कार्बन डेटिंग के अंदर ये पता लगाया गया कि तमिलनाडु रीजन के अंदर भी जो आयरन है, दैट मीन्स जो लोहा है, तो वो 4200 साल पहले भी यहाँ पर यूज़ किया जाता था।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि तमिलनाडु के अंदर एक साइट लाई करती है जिसका नाम है मयिलादुम्पराई, जो कि तमिलनाडु के कृष्णगिरी रीजन के अंदर लाई करती है। तो यहाँ पे भी अलग अलग एक्सकेवेशंस जो है वो चलती रहती हैं। इससे पहले ये माना जाता था कि तमिलनाडु के अंदर जो सोना है वो सिर्फ 1500 BC के टाइम पर ही देखने को मिला। आपको BC का कंसेप्ट आई होप पता होगा कि ये है आपका, इससे पीछे वाले जो साल होते हैं उसको हम BCE काउंट करते हैं, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट एरा काउंट करते हैं, और इसके आगे वाले जो साल हैं उसको एनो डोमिनी काउंट करते हैं, या फिर हम इसको CE के नाम से भी याद रखते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे इस एक्सकेवेशन के अंदर ये पाया गया कि 1500 BC है जो, तो उस टाइम पे यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर सोना देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे जो अभी रिसेंट एक्सकेवेशन आई है उन्होंने ये बोल दिया है कि इसके अंदर 2000 BCE के टाइम पर भी जो तमिलनाडु है उसके अंदर सोना देखने को मिलता था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मार्तंड टेम्पल के बारे में। तो रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हैं उन्होंने यहाँ पे इस मार्तंड टेम्पल के अंदर अलग अलग रिचुअल्स को परफॉर्म किया है। तो अगर मैं इस मार्तंड टेम्पल के बारे में बात करूं, जिसको पंडाउ लाइदन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि एक गॉड को डेडिकेटेड है, दैट इज सूर्य देवता को डेडिकेटेड है। 8th सेंचुरी के टाइम पे इस मार्तंड टेम्पल को बनाया गया था, और यहाँ पे कारकोटा डायनेस्टी के एक राजा हैं जिनका नाम है ललितादित्य मुक्तपीड, तो इन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। इसके अलावा एक रूलर थे यहाँ पे जिनका नाम है सिकंदर शाह मीरी, तो इन्होंने अपने टाइम पे इस मार्तंड टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अभी ये जो मार्तंड टेम्पल है वो इसी सेम कंडीशन में है, दैट मीन्स डिस्ट्रॉयड है। तो यहाँ पे जब जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर ने अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म किए तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज उठ के आए कि एक जो साइट जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर लाई करती है, अगर उसके अंदर पहले से ही कोई जैसे प्रेयर्स वगैरह नहीं हो रही हैं, जिस टाइम पे वो साइट ASI के अंडर आई थी उस टाइम पे अगर कोई भी प्रेयर्स नहीं हो रही हैं तो उसके अंदर जो प्रेयर्स वगैरह हैं वो कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम पे बहुत अलग अलग इश्यूज जो हैं इस मार्तंड टेम्पल के लिए उठ कर आए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कान्हेरी केव के बारे में। तो यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन जो कि 5 मई को मनाया गया था, तो उस दिन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अलग अलग चीज़ों को इनॉग्रेट किया कान्हेरी केव्स के अंदर। अगर मैं कान्हेरी केव्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मुंबई वाले रीजन के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। तो इसके बिल्कुल मिडल के अंदर कान्हेरी केव्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो इन कान्हेरी केव के अंदर आपको बहुत सारी केव्स देखने को मिलेंगी जो कि सारी की सारी रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं। एक तरह से रॉक से ही इन्होंने अलग अलग चीज़ों को बनाया हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेटली 110 डिफरेंट केव्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये जो केव्स हैं है तो बहुत पुरानी, लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने भी इन केव्स के बारे में मेंशन किया है। जैसे कि जो फाहीन है वो 4th और 5th सेंचुरी के अराउंड यहाँ पर आए थे, तो इन्होंने अपनी बुक के अंदर कान्हेरी केव्स के बारे में भी मेंशन किया है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इनका नाम कान्हेरी केव्स क्यों है, तो एक तरह से कान्हा की गिरी माना जाता है, और आपको पता ही है कि जो कान्हा है वो श्याम रंग है, तो इन द सेम वे जो केव्स हैं इनका ब्लैक कलर होता है, तो इस वजह से इनका नाम जो है वो कान्हेरी केव्स भी रख दिया गया है। इसके अलावा आपको इन कान्हेरी केव के अंदर बुद्धिज्म से रिलेटेड अलग अलग रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली क्वाड समिट हुई थी जो कि टोक्यो के अंदर हुई थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी गए थे ऑफकोर्स, क्योंकि क्वाड के अंदर 4 यहाँ पे कंट्रीज आती हैं, दैट इज इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अलग अलग कंट्रीज के जो हेड हैं उनको अलग अलग पेंटिंग्स दी। जैसे कि सबसे पहले बात करूँ कि US प्रेसिडेंट को उन्होंने सांझी आर्ट दी है जो कि कुछ ऐसी दिखती है। सांझी आर्ट के बारे में मैंने यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के पुराने लेक्चर में भी कवर किया था कि ये एक ऐसी आर्ट है जो कि ऐसा माना जाता है कि राधा जी कृष्ण जी के लिए करती थी वृंदावन के अंदर, और वृंदावन की दीवारों के ऊपर इस आर्ट को परफॉर्म किया जाता था। इसके अलावा इस आर्ट के अंदर होता क्या है कि पेपर के ऊपर या फिर स्टेंसिल के ऊपर अलग अलग कटिंग्स करी जाती हैं, और उस कटिंग को एक बैकग्राउंड के ऊपर रख दिया जाता है जिसके अंदर कलर्स भरे जाते हैं, जिससे कि वो जो कलर्स कटिंग के अंदर जो कलर्स भरे जाते हैं वो नीचे प्रिंट हो जाते हैं। तो इस टाइप की ये कुछ पेंटिंग है। नेक्स्ट हम पेंटिंग के बारे में बात करते हैं, दैट इज रोगन पेंटिंग, और ये जो पेंटिंग है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर गिफ्ट करी है। अगर मैं रोगन पेंटिंग के बारे में बात करूँ तो गुजरात के
कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे इस पेंटिंग को परफॉर्म करने का एक बिल्कुल अलग सा तरीका है। इसके अंदर जैसे जो रोगन जो है बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो भी ऑयल्स है जैसे वेजिटेबल ऑयल वगैरह है वहाँ से उस कलर को बनाया जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो कैस्टर ऑयल है पहले उसको बहुत देर तक उबाला जाता है और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा एक तरह से थिक हो जाता है तो उसके अंदर अलग अलग कलर्स को यहाँ पर मिक्स किया जाता है और एक यू कैन से एक स्टिक के साथ फिर इस पेंटिंग को एक कपड़े के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरह की कुछ ये पेंटिंग है जो कि रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट करी है। आपने ये याद रखना है कि कौन से यहाँ पे हेड को कौन सी पेंटिंग दी गई है और वो जो पेंटिंग है वो कहाँ की फेमस है। तो जैसे कि ये गुजरात की फेमस है तो आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को भी एक पेंटिंग दी है जो कि गोंड आर्ट है। अगर मैं गोंड आर्ट के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट ट्राइब आपको देखने को मिलेगी दैट इज़ गोंड ट्राइब, जो कि ज़्यादातर आपको मध्य प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलेगी। और ये जो गोंड ट्राइब है वो इस तरह की आर्ट को परफॉर्म करते हैं। इस गोंड आर्ट को यहाँ पे 1970 और 80 के अराउंड यहाँ पर शुरू किया गया था और यहाँ पे एक गोंड ट्राइब के पर्सन थे जिनका नाम है जनगढ़ श्याम। तो इन्होंने इस पेंटिंग को इस आर्ट को ड्रॉ करना शुरू किया था और इसके अंदर अलग अलग भगवानों को ये डेडिकेट करी जाती है और स्पेशली इसके अंदर ज़्यादातर नेचर से रिलेटेड चीज़ों को ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि पेड़ हो गया, ज़्यादातर फ्लोरा एंड फौना को यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। तो इस पेंटिंग को भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को इस पेंटिंग को गिफ्ट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक टाइप ऑफ मार्शल आर्ट के बारे में जिसको अभी रिसेंटली रिवाइव करने की बात करी गई थी। तो यहाँ पे मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है जिसको हम थांगता के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में अगर बात करूँ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यून लैंगलोंग के बारे में। ह्यून का मतलब यहाँ पर ये होता है वॉर और लैंगलोंग का मतलब होता है नॉलेज। दैट मीन्स एक वॉर के बारे में आपको सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके भी यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है थांगता और दूसरा है सरित सरक। सरित सरक के अंदर कोई भी वेपन को यूज नहीं किया जाता, मतलब कि ये एक ऐसी फाइट है जिसके अंदर कोई भी वेपन को यूज नहीं किया जाता। लेकिन अगर मैं थांगता के बारे में बात करूं तो थांग का मतलब होता है स्वॉर्ड और ता का मतलब होता है स्पीयर। दैट मीन्स तलवार और भाले को यूज किया जाता है। इसके अलावा इस मार्शल आर्ट के अंदर और भी वेपन्स यूज किए जाते हैं जैसे कि शील्ड हो गया, एक्स हो गया। तो आपने याद रखना है कि जो थांगता मार्शल आर्ट है वो मणिपुर वाले रीजन में बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के बारे में जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली किसी ने इसके ऊपर पिटीशन डाली थी कि आप इस टेम्पल के ऊपर जो भी ऑडिट करना चाहते हैं उसको बंद करवा दीजिए। तो यहाँ पे इस टेम्पल के रिगार्डिंग जो ट्रस्ट बना हुआ है उन्होंने पिटीशन डाली थी। तो अगर मैं इस टेम्पल के बारे में बात करूँ तो हमारे इंडिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल इसको माना जाता है और यहाँ पर ये देखने को मिला कि अलग से ही यहाँ पर खजाना मिला। अब इस खजाने से रिलेटेड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इस खजाने की पिछले 25 साल की ऑडिट कीजिए। ऑडिट का मतलब होता है कि ये खजाना जो है वो कहाँ पर यूज़ किया गया, कौन कौन से पर्पसेस के लिए उस ट्रेजरी को यूज़ किया गया। तो इन सब चीज़ों की एक ऑडिट रिपोर्ट होती है। तो इस ऑडिट को करवाने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो अब यहाँ पे जो ट्रस्ट था उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी और उन्होंने बोला कि आप इस ऑडिट को बंद करवा दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। अगर मैं इस टेम्पल के बारे में बात करूँ तो 8th सेंचुरी के अंदर इस टेम्पल को बनाया गया था और अभी जैसा ये टेम्पल दिखता है ऐसा माना जाता है कि 18th सेंचुरी में इस तरह का जो टेम्पल है उसको बनाया गया था और वहाँ का एक राजा था जिनका नाम है मार्तंड वर्मा, उन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि पहले ये लकड़ी का बना हुआ टेम्पल था लेकिन बाद में इसको ग्रेनाइट का बना दिया गया था। इसके अलावा ये जो टेम्पल है वो विष्णु जी को डेडिकेटेड है और यहाँ पर ये वैष्णविज्म सेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के अंदर आता है। यहाँ पे जो विष्णु जी हैं वो अलग ही पोजीशन में आपको देखने को मिलेंगे जो कि इनकी रिक्लाइनिंग पोजीशन है और इनको हम अनंत शान पोस्चर के नाम से भी जानते हैं और एक सर्प के ऊपर ये लेटे हुए हैं। तो आपने इस टेम्पल के बारे में याद रखना है जो कि केरला वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक आर्ट एंड कल्चर के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।